में कोई संकोच नहीं था। इस बीच उसके और डोमिनिक के बीच का अभिनय एक और दिन के लिए स्थगित होना अनिवार्य था। तारांकन 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 # 9वीं मंजिल का एकीकरण। रुद्र ने सबसे पहले 9वीं मंजिल के पूरे हिस्से को अपने नियंत्रण में किया। अब जब पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर पर शासन करने वाले ड्यूक्स गिर चुके थे, उसका सामना करने वाला कोई नहीं बचा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने पूरी 9वीं मंजिल को पूरी तरह से साफ कर दिया था। इसलिए उसने उथर के शरीर का 2/3 हिस्सा फाड़ दिया और अपने ग्रीड स्लाइम्स को हर जगह बिखेर दिया और रिक्शाशा और अंडरएल्व्स तैनात करके सूचना नेटवर्क को बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत की। कोई भयानक ड्यूक नहीं बचा था और जंगली जीव भी पूरी तरह से गायब हो गए थे। उसे बांधने वाला कोई नहीं था। ऐसे में सब कुछ आसानी से चला और जल्द ही उसने बहुत कठिनाई के बिना पूरी 9वीं मंजिल को अपनी निगरानी में ले लिया। ग्रैंड लेबिरिंथ के बाहरी हिस्से पर निगरानी बनाए रखते हुए उसने युद्ध की लूट से अपने लेबिरिंथ को मजबूत करना जारी रखा। 3 ड्यूक्स को मारकर प्राप्त भारी मात्रा में लूट, साथ ही मिमिर द्वारा भेजी गई अविश्वसनीय मात्रा में चंदा का उपयोग ग्रैंड लेबिरिंथ को मजबूत करने के लिए लगातार किया गया। नागाओं की संख्या अब 10,000 थी और आश्चर्यजनक रूप से सभी बुलाए गए नागाओं को हीरो ग्रेड में अपग्रेड कर दिया गया था। अंडरवर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति का सामना करने की शक्ति के साथ उसने धीरे धीरे अपनी विस्तारित शक्ति को बाहरीकरण करने और उसका उपयोग करने की योजना बनाई। खाने से पहले हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे भोजन तैयार हैं, उसने टिप्पणी की। काउंट्स के नकली ग्रैंड लेबिरिंथ को याद करते हुए, जिन्हें उसने पहले देखा था, उसने अपने रेंजर्स को डीप फ्लोज पर भेजा। अगर उन्होंने अभी तक अपने लेबिरिंथ पर निशान नहीं लगाया था, तो शायद यह उन्हें काटने का एक बढ़िया समय था। वह थोड़ी देर तक टिक सकता था, लेकिन भविष्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल अंडरवर्ल्ड में। रुद्र को अनावश्यक जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं दिखती थी। हालांकि क्या एक कहावत नहीं थी जो कुछ ऐसा कहती थी कि तारांकन, किसी चीज को बहुत देर तक संजो कर रखो तो कुछ बुरा होगा। तारांकन, वह रेंजर्स की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी समय 11वीं मंजिल पर जाने के लिए तैयार था। हालांकि रेंजर्स जिनका वह इंतजार कर रहा था वापस नहीं आए और उसके बजाय एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति लेबिरिंथ की खोज में वापस आया। तारांकन 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 # एक अनजान आगंतुक। रुद्र ग्रैंड लेबिरिंथ के सिंहासन कक्ष में बैठा था। डोमिनिक उसके बगल में खड़ी थी और क्वांस दरवाजे पर पहरा दे रहा था। अचानक क्वांस ने अपना भाला उठाया। कौन है? रुद्र ने पूछा। एक आगंतुक, मेरे राजा, क्वांस ने गरजती आवाज में कहा। वह कहता है कि वह रेंजर्स की जगह आया है। रेंजर्स की जगह? रुद्र की आंखें तंग हो गईं। भेजो। दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। वह लंबा और पतला था। उसने एक काला लबादा पहना हुआ था जिस पर कोई निशान नहीं था और उसका चेहरा एक मुखौटे से ढका हुआ था। लेकिन उसकी उपस्थिति, वह ठंडी, अंधेरी उपस्थिति, रुद्र के लिए अपरिचित नहीं थी। तुम? रुद्र ने धीरे से कहा। मैं ब्लैक मर्चेंट से नहीं हूं, अगर वही तुम सोच रहे हो, आगंतुक ने कहा। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। तब कौन हो तुम? आगंतुक ने अपना मुखौटा उतारा। जैसे ही मुखौटा गिरा, रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुखौटे के पीछे एक चेहरा था, एक ऐसा चेहरा जो रुद्र ने कभी नहीं देखा था, लेकिन जो उसे किसी तरह पहचाना था। आंखें जो रुद्र की आंखों जैसी थीं, एक ही आकार, एक ही रंग। नाक जो एक जैसी थी, और एक मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो रुद्र ने अक्सर दर्पण में देखी थी। तुम? रुद्र उठ खड़ा हुआ। तुम मैं हो? नहीं, आगंतुक ने हंसा। मैं तुम नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूं। कमरे में पूरी चुप्पी थी। डोमिनिक चौंक गई थी। क्वांस ने अपना भला और कस लिया था। मेरा भाई? रुद्र की आवाज कांप रही थी। मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे पिता हरिश्चंद्र और मेरी माता कौशल्या के बस 2 बच्चे हैं, मैं और आर्या शांता। हाँ, सतह पर, आगंतुक ने कहा धीरे से आगे बढ़ते हुए। लेकिन अंडरवर्ल्ड में तुम्हारे पिता का एक और बेटा है। एक बेटा जिसकी उसने कभी जानकारी नहीं ली। एक बेटा जिसका जन्म अंडरवर्ल्ड में हुआ, ठीक वैसे ही जैसे एंजेला का। रुद्र का दिल धक्का से रुक गया। नहीं, हाँ, रुद्र। आगंतुक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम भी रुद्र प्रताप है, लेकिन मैं वह रुद्र प्रताप हूँ जो सतह पर नहीं गया, वह रुद्र प्रताप जो अंडरवर्ल्ड में रहा, अंडरवर्ल्ड में बढ़ा और अंडरवर्ल्ड में मरा। मरा? रुद्र ने पूछा। लेकिन तुम यहाँ हो? हाँ, क्योंकि मरने के बाद भी कुछ लोग वापस आते हैं। आगंतुक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और मैं वापस आया हूँ तुमसे मिलने, क्योंकि तुम्हें कुछ ऐसा पता होना चाहिए जो तुम्हें अभी तक नहीं पता। क्या? आगंतुक ने रुद्र की आंखों में सीधे देखा। तुम्हें पता है कि जया यामिनी तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे परदादा ने एक वादा किया था, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उस वादे का असली मतलब क्या था? रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उस वादे का मतलब था कि तुम्हारे खानदान से एक व्यक्ति को बलिदान दिया जाएगा, हर सदी में एक। आगंतुक की आवाज ठंडी थी। तुम्हारे परदादा ने अपनी जान दी, तुम्हारे दादा ने अपनी जान दी, और मैं। उसने रुका।
फिर उसने अपनी छाती पर हाथ रखा, एक छाती जहां कोई दिल नहीं धड़क रहा था। मैंने भी अपनी जान दी, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बलिदान अभी बाकी है। बलिदान? रुद्र की आवाज रुक गई। तुम्हारा मतलब है कि? हाँ रुद्र, वादा पूरा करने के लिए एक और बलिदान चाहिए। और वह बलिदान? आगंतुक ने रुद्र की तरफ देखा। वह बलिदान तुम हो। कमरे में एक ऐसी चुप्पी थी जो सुनाई दे रही थी। डोमिनिक ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया था। क्वांस की आंखें लाल हो गई थीं। और रुद्र प्रताप, हेल बेबी, ग्रीड का स्वामी, इविल ड्रैगन, नागा किंग पहली बार अपनी जिंदगी में डरा हुआ था। नहीं, डर नहीं, एक ऐसा डर जो डर से कहीं गहरा था। एक ऐसा डर जो उसकी हड्डियों तक जा पहुंचा था। क्योंकि उसे एक बात साफ थी, अगर यह आदमी सच बोल रहा था तो वह जो कुछ भी कर रहा था, हर लड़ाई, हर जीत, हर शक्ति, सब कुछ एक चीज के लिए था, अपनी मौत के लिए। द नागा किंग, भाग अनिश्चितता। तुम पहले से बहुत बेहतर दिख रही हो, कैथरीन ने कहा। दूसरी तरफ कैथरीन, जिसे रुद्र प्रताप ने लंबे समय से नहीं देखा था, अच्छी नहीं लग रही थी। उनकी उपस्थिति अभी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन किसी वजह से रुद्र को लगा कि वे थकी हुई और घिसी हुई लग रही हैं। मुझे सुना था कि तुम कुछ खोई हुई चीज की तलाश में व्यस्त थी, लेकिन लगता है वह सुलझ गया, रुद्र ने कहा। उनकी अचानक यात्रा से वह थोड़ा असहज था। उनकी अजीब थकान और बेचैन नजर उनकी आम आत्मविश्वासी शख्सियत से मेल नहीं खा रही थी। बिल्कुल, यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ, कैथरीन ने बिना घुमाफिराव किए सीधा मामले पर आ गईं। मुझे तुमसे कुछ सुनना है। मुझे भी तुमसे कुछ पूछना था। चलो एक दूसरे के सवालों के बराबरी से जवाब देते हैं, रुद्र ने जवाब दिया। विश रॉक के बारे में जानकारी और पुनर्स्थापन के पीछे की छिपी कहानी, ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो रुद्र जानना चाहता था। कैथरीन की आंखों में तीखापन आ गया। शायद उन्हें देर से एहसास हुआ कि रुद्र उनकी अचानक यात्रा के सामने काफी शांत था। उन्होंने कहा, तुम बहुत बदल गए हो। तुम बहुत आराम से लग रहे हो। और बहुत मजबूत। यहाँ बहुत कुछ हो गया, देखो। रुद्र ने आसानी से कैथरीन की प्रशंसा स्वीकार की। जब उसने पहली बार ब्लैक मर्चेंट की नीलामी घर में उन्हें देखा था, तब वह उनकी तुलना में एक मामूली नौसिखिया था। उसका शारीरिक शरीर मजबूत था, लेकिन उसका दिमाग कमजोर था और उसकी शक्तियों का उपयोग अपरिपक्व था। इसीलिए जब कैथरीन ने उस समय अपना आभा प्रकट किया था, तो वह खतरा महसूस नहीं कर सका था और पीछे हट गया था। लेकिन अब ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। मिस्टिकल स्पीयर की यादों का सामना करने, 9वीं मंजिल पर सभी ड्यूक्स को निगल लेने, उसके नागाओं के विकास और ग्रैंड लेबिरिंथ के मजबूत होने के बीच इन घटनाओं ने रुद्र को कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया था। वेलिंग लॉर्ड अब ग्रीड के स्वामी से ऊपर नहीं था। ऐसा लगता है, तुम्हारे लेबिरिंथ की उपस्थिति और तुम्हारा आभा पहले से बिल्कुल अलग है। कैथरीन ने ईमानदारी से प्रशंसा की, लेकिन वे ये भूल नहीं गईं कि वे रुद्र से मिलने क्यों आई थीं। उन्होंने कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद अगर मुझे कुछ पता हो तो मैं जवाब दूंगी। यह एक दोनों के लिए फायदेमंद प्रस्ताव था। ठीक है, ऐसा ही करते हैं, रुद्र ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। कैथरीन ने तुरंत बोलना शुरू किया, सोही, मुझे सोही के बारे में सुनना है। यह क्या बात हुई? रुद्र ने सोही का अचानक, सीधे जिक्र पर मुंह बिगाड़ा। उसने जवाब दिया, अगर बात सोही के बारे में है, तो क्या तुम्हें वह मुझसे बेहतर नहीं पता होगा? हालांकि, तुम वही हो जो हाल ही तक उसके साथ थीं। ये कैथरीन के जरिए ही था कि रुद्र को पता चला था कि सोही अभी भी जिंदा है। स्वाभाविक रूप से वह मानता था कि कैथरीन उसे उससे बेहतर जानती हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन जो मैं सुनना चाहती हूँ वह यह है कि सोही मुझसे मिलने से पहले कैसी थी, तुमने उसे कैसे मिला और उसने तब कैसे जीवन बिताया, कैथरीन ने कहा। ये तुम्हें बताना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम्हें शायद एक मोटा अंदाजा हो गया होगा, सही? रुद्र ने जवाब दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कुछ ऐसा सुनना क्यों चाहती थी जो उन्हें पहले से ही पता होगा। कैथरीन की आंखों का भाव गहरा हो गया। उन्होंने कुछ अस्पष्ट लहजे में कहा, मैं इसे तुमसे सुनना चाहती हूँ। जो कुछ मैंने सुना वह सब सोही के जरिए था। रुद्र ने तीखेपन से कैथरीन को देखा और पूछा, इसका क्या मतलब? कुछ जटिल नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने कहा। मैं सोही के बारे में तुम्हारे नजरिए से जानना चाहती हूँ, कैथरीन ने दोहराया। रुद्र ने पूछने में खुद को रोक नहीं पाया, क्यों? मुझे बिना कलंक का सच जानना है, कैथरीन ने जवाब दिया। यह एक अयोग्य जवाब था। रुद्र के दिल का एक कोना ठंडा हो गया। सोही ने अपने अतीत के बारे में जो कुछ कहा, मैं अब उस पर विश्वास नहीं कर सकती, कैथरीन ने आगे कहा। उनकी आवाज में एक कम, असामान्य गूंज थी। उन्होंने निष्कर्ष दिया, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई। अगर तुम हो, तो मुझे लगता है मैं पूरी, सही कहानी सुन सकती हूँ। तारांकन तारांकन तारांकन। उस तरह मैं सोही से संपर्क खो बैठा, और जाहिर है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अभी भी जिंदा हो सकती है। उस समय, हम खाद्य श्रृंखला के सबसे नीचे थे। उसके बाद, जैसा कि तुम अच्छी तरह जानते हो, मुझे तुम्हारी वजह से पता चला कि वह जिंदा है।
यही सब मुझे पता है, रुद्र ने शांति से कहा, आखिरकार अपने अतीत की उन जानकारियों को उगल दिया जो वह कभी नहीं भूल सकता था। उसे यकीन नहीं था कि यह इसलिए था क्योंकि उसके अतीत की उन अंधेरी यादों ने अब इतने लंबे समय के बाद उसे कोई प्रेरणा नहीं दी, या यह इसलिए था क्योंकि वह सोही के बारे में बात कर रहा था, जो उसकी अंधेरी यादों में एकमात्र रोशनी और गर्माहट थी। सोही ने जो बताया उससे बहुत अलग नहीं लगता, कैथरीन ने कहा। लेकिन वे जल्दी से इसे झटका और फिर बोलने लगीं। तुम्हें शायद सोही के प्रति बहुत आभारी होना चाहिए। हालांकि वह तुम्हारी रक्षक और तुम्हारी एकमात्र दोस्त थी। ये गलत नहीं है। उसके बिना मैं सतह तक पहुंचकर जिंदा नहीं बच पाता। नहीं, उससे पहले भी मैं एक तरह की मिट्टी ढोने वाले दयनीय सुरंग खोदने वाले के रूप में जीवन बिताता और उन कई संकरी सुरंगों में से किसी एक में मर जाता, रुद्र ने कहा। जब उसके चारों ओर के सभी बड़े मर गए, तब वह शोक से भरा हुआ था और उसकी सारी इच्छा खो चुकी थी। मृत्यु युवा रुद्र के लिए एक अविच्छिन्न घटना थी, और जब वह पूरी तरह से अकेला रह गया तो उसे बहुत बड़ी हानि का अनुभव हुआ था। सोही ही थी जिसने उसे वापस उठाया था। उसने उसके घायल हाथों को गर्माहट से पकड़ा था, जिससे वह, जो बेचारा शब्दहीन हो गया था, फिर से बोल सका। अंडरवर्ल्ड की ठंडी, नम हवा उसकी मौजूदगी में थोड़ी गर्म महसूस होती थी। अब मैंने तुम्हें बता दिया जो तुम चाहती थी, अब मेरी बारी है सवाल पूछने की, रुद्र ने कहा। कैथरीन की तरफ देखते हुए, जो विचारशील और खोई हुई लग रही थी, उसने अपने सवाल पूछने शुरू किए। मैं मूल रूप से एक और सवाल पूछने वाला था, लेकिन अब मुझे ये पहले पूछना होगा। जब तुमने कहा कि तुम सोही पर अब विश्वास नहीं कर सकती, तो इसका क्या मतलब था? रुको, यह उससे थोड़ा अलग है जो हमने अभी तय किया था, लेकिन मुझे तुमसे एक और सवाल पूछने दो। उसके बाद तुम जितने चाहो सवाल पूछ सकते हो, कैथरीन ने कहा। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उन्होंने उससे एक और जवाब देने के लिए कहा। मुंह बिगाड़ते हुए रुद्र ने उनकी अनुरोध स्वीकार किया और कैथरीन ने पूछा, क्या तुम सोही पर विश्वास करते हो? नहीं, उससे पहले तुम मुझ पर कितना विश्वास कर सकते हो? रुद्र को ऐसा लगा जैसे उसने रेत निगल ली हो और कुछ उसके गले में फंस गया हो। एक अशुभ भावना लगातार मजबूत हो रही थी, जिसके कारण वह तुरंत जवाब नहीं दे पाया। मैं अभी यह न्याय नहीं कर सकती कि तुम मुझे जो बता रहे हो वह सच है या नहीं। मुझे लग रहा है कि हमारे बीच चीजें अजीब होने लगेंगी, कैथरीन ने कहा। उनका कुछ हद तक संकोची व्यवहार अनिश्चितता से भरा हुआ था। रुद्र ने अशुभ माहौल को दबाने और उन्हें टालने की कोशिश की, पहले से हम इतने करीब थे। तुम बेवजह चिंता कर रही हो। चूंकि हमें एक ही दुश्मनों का सामना करना है, मुझे लगा कि हम कम से कम किसी तरह के गठबंधन में हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। दरअसल तुम्हारे ऐसा कहने से मुझे इस बारे में बेहतर लगा। कैथरीन ने अपनी संयम पूरी तरह से वापस पा ली। उन्होंने कहा, तो अगर तुम्हें फिर से सोही से मिलने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? तुम कोई जवाब नहीं दे रही हो और तुम सिर्फ सवाल पूछ रही हो, रुद्र ने टोका। यह मेरा आखिरी सवाल है, तो बस जवाब दो। कैथरीन ने रुद्र की आंखों में देखते हुए पूछा, अगर तुम्हें सोही एक दुश्मन के रूप में मिले तो तुम क्या करोगे? तारांकन तारांकन तारांकन। मास्टर, रुद्र अपने सिंहासन पर बैठा खामोशी से हवा में देख रहा था। डोमिनिक की आवाज से वह अपने विचारों से जागा। उसने जवाब दिया, अरे डोमिनिक, तुम थके हुए लग रहे हो। सतह पर जाने का क्या ख्याल है? काफी समय हो गया। अभी लेबिरिंथ को कोई खतरा नहीं है और रेंजर्स के वापस आने में भी कुछ समय लगेगा। चिंता से भरी डोमिनिक ने उसे आराम करने की सलाह दी। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, और अगर मुझे आराम करना है तो मुझे यहाँ ज्यादा आरामदायक लगता है, रुद्र ने जवाब दिया। उस दिन से जब उसने हाईलॉर्ड का दर्जा हासिल किया था, वह अंडरवर्ल्ड की बनावटी हवा में ज्यादा आरामदायक महसूस करने लगा था। इसलिए उसे सतह पर जाने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे सच में अपने विचार संभालने की जरूरत है, उसने कहा। उसे कैथरीन के साथ अभी की बातचीत याद आ रही थी। इसका क्या मतलब? सोही से एक दुश्मन के रूप में मिलना, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने कहा। मैं पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हें वह एक दुश्मन के रूप में मिले तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी बात कोई मतलब नहीं रखती। ठीक से समझाओ। तुम जानती हो कि मैं बहुत देर तक दूर रहा, सही? मैंने सोही से सारा संपर्क खो दिया, इसलिए मैंने उसे ढूंढते हुए अंडरवर्ल्ड में काफी समय भटका। लेकिन बात यह है कि उसे ढूंढते हुए मुझे कोई मिला जिसकी मुझे सबसे कम उम्मीद थी। क्या तुम जानती हो वह कौन था? बेकार के सवालों से हमारा समय बर्बाद मत करो और सीधे मुद्दे पर आओ। कितनी जल्दबाजी? ठीक है, जो चाहो। चूंकि मैंने शुरू से ही तुम्हें ये खुलासा करने का फैसला किया था, तो मैं करूंगा। मैंने तुम्हें इस व्यक्ति के बारे में पहले बताया था, लेकिन मुझे दूसरे हाईलॉर्ड से मुलाकात हुई जो जागा था। अगर यह मुख्य बिंदु था जो वह बनाने की कोशिश कर रही थी, तो उन्हें कहानी को इतना घुमाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वह भी सोही की तलाश में था। क्या यह मजाकिया नहीं है? उसे सोही कैसे पता? और चौंको मत, उसने ये भी कहा कि वह एक सुरंग खोदने वाले के रूप में सोही के साथ पला बढ़ा। ये संभव नहीं है, असंभव नहीं है।
लेकिन बहुत अविश्वसनीय है। सोही मेरे साथ पली बड़ी। वह हमेशा मेरे साथ थी जब हम सोते थे, साथ में सुरंगें खोदते थे, और जब सुरंगें अचानक जुड़ गईं और वे एक खूनी युद्ध भूमि बन गईं तब भी। बिल्कुल वही बात उसने भी कही। मैंने ये भी जांचा कि क्या वह किसी अलग व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, लेकिन छवि और व्यवहार सब सोही से मेल खाते हैं। रुद्र ने इसे संभव नहीं होने देने की कोशिश की, लेकिन कैथरीन के लिए ऐसी किसी बात पर झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। दरअसल कहानी सुनाते समय वे भी भ्रमित लग रही थीं। तुम समझ रही हो, सोही कोई साधारण डंजन बेबी नहीं है। वह जरूर कुछ छिपा रही है। कुछ छिपा रही है। क्या वह ठीक से क्या छिपा रही है, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन कम से कम यह कोई छोटी बात नहीं है। मुझे यकीन है कि उसका हाईलॉर्ड से कोई लेना देना है। अब तुम सिर्फ बकवास कर रही हो। 4 जागे हुए हाईलॉर्ड्स में से 3 हम सोही को जानते हैं। यह कोई संयोग नहीं है। कैथरीन ने कहा था कि वे बाकी हाईलॉर्ड की तलाश में रहते हुए रुद्र से मिलने गई थीं। मास्टर, ये सोही आपके लिए बहुत कीमती व्यक्ति होनी चाहिए। एक बार फिर रुद्र डोमिनिक की आवाज से अपने विचारों से जागा। आमतौर पर वह बुद्धिमानी से यह कोशिश करती थी कि उनके बीच की सहानुभूतिपूर्ण क्षमता से प्राप्त जानकारी के बारे में बात न करें, लेकिन इस बार उसके विचार इतने मजबूत थे कि वह अनजान बनने का नाटक नहीं कर सकी। उसने कहा, अगर वेलिंग लॉर्ड ने जो कहा वह सच है, तो वह शायद। बस करो डोमिनिक, इसके बारे में मत बोलो। इसमें अभी बहुत अनिश्चितता है। रुद्र जानता था कि डोमिनिक क्या कहना चाहती थी, भले ही उसने वाक्य पूरा न किया हो, लेकिन वह उन शब्दों को अपने सिर से निकालने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने धीरे से कहा, कुछ भी निश्चित नहीं है। कुछ भी नहीं। रुद्र, जिसके पास जवाबों से ज्यादा सवाल बचे थे, ने गहरी सांस ली। हालांकि अब वह एक असहज पहेली के सामने था। उसे कैथरीन से बहुत जानकारी मिली थी। उन्होंने उसे ये तथ्य बताया कि पहला जागा हाईलॉर्ड बीस्टफोक कबीले का शासक था, और उन्होंने दूसरे हाईलॉर्ड की पहचान भी खुलासी की थी। दिग्गज और बीस्टफोक, उन 2 हाईलॉर्ड्स जो उससे पहले जागे थे, वे उन 2 कबीलों के शासक थे। उन्होंने उसके सवालों का ईमानदारी से जवाब दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें विश रॉक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। अंत में वे एक संक्षिप्त चेतावनी के साथ चली गईं। वार्डन्स को अधीन करना जरूरी अनैतिक नहीं है, ऐसा मत मानो। रुद्र ने जितना ज्यादा जाना, उसने उतना ही ज्यादा अपनी अज्ञानता का एहसास किया, और वह भ्रम की भावना को दूर नहीं कर पाया। मास्टर, रेंजर्स वापस आ गए हैं। ठीक तब रुद्र आखिरकार अपना ध्यान वापस पा रहा था। रेंजर्स वापस आए, और उन्होंने रिपोर्ट दी कि काउंट्स की जमींदारियां नकली ग्रैंड लेबिरिंथ के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गई हैं। बिना एक सेकंड की देरी के रुद्र काउंट्स के लेबिरिंथ की तरफ बढ़ गया। भाग दूसरा, पुनर्स्थापन। लगता है ये बहुत स्वादिष्ट तरीके से पक गया है। यह शायद उस डरावने रूप से फैले हुए लेबिरिंथ को देखकर सबसे उपयुक्त बात नहीं लग सकती थी जो उदास ऊर्जा फैला रहा था, लेकिन रुद्र प्रताप के लिए ये थी। उसे यह विचार करके थोड़ा दया आता था कि काउंट्स ने इतनी मेहनत से अपनी तलवारें तेज की, बिना जाने कि उन तलवारों की नोकें उनकी अपनी गर्दनों पर लगेंगी। हालांकि वह इतना नर्म दिल नहीं था कि सस्ती दया से प्रभावित होता और अपने सामने रखे भोजन की अनदेखी करता। साफ तौर पर उसके सामने उसके दुश्मन का लेबिरिंथ था, नकली ग्रैंड लेबिरिंथ, जिसे पार्थेनन ऑफ डिस्पेयर ने बनाया था, जो 10वीं मंजिल के अभिजात वर्गों को युद्ध शुरू करने के लिए उकसाने वाला मास्टरमाइंड और दोषी था, उसका इंतजार कर रहा था। अब मेरी बारी है चलने की, रुद्र ने कहा। उसने नकली ग्रैंड लेबिरिंथ के प्रवेश द्वार को देखा जिसका मुंह खुला हुआ था और आगे बढ़ गया। तारानकन तारानकन तारानकन। कई घृणित पुरोहित प्रवेश द्वार पर निगरानी कर रहे थे। उनके शरीर काले लबादों में लिपटे हुए थे, लेकिन इससे उनकी बदसूरती छुप नहीं सकती थी। उनकी त्वचा, जो कभी कभी उनकी हूद के नीचे से झांकती थी, पुरानी लकड़ी के सूखे दाने जैसी थी, और उनकी अजीब लंबाई की बदसूरत उंगलियां मुड़ी हुई और बदसूरत थीं। रुद्र को बिल्कुल पता था कि ये घृणित प्राणी कौन थे। वे पार्थेनन के एलीट सैनिक थे, जिन्हें प्रीस्ट्स ऑफ डिस्पेयर कहा जाता था। वे ऐसे प्राणी थे जो जीवित महामारियों के समान थे, जो शाप और बीमारी फैलाते थे। रुको, एक बूझी, बलगम वाली आवाज ने रुद्र को पुकारा। हालांकि वह ऐसे चलता रहा जैसे उसने वह आवाज नहीं सुनी। बातचीत उस संक्षिप्त चेतावनी के साथ खत्म हो गई। जब पुरोहितों ने देखा कि रुद्र रुकने का कोई संकेत नहीं है, तो उन्होंने तुरंत शाप डाले और बदबूदार जहर छिड़का। कोई भी सामान्य दुश्मन खून के तालाब में पिघल गया होता। दुर्भाग्य से पुरोहितों के लिए रुद्र कोई सामान्य दुश्मन नहीं था, और उसने आसानी से शाप और जहर से भरी मौत के कोहरे से गुजर गया। माफ कीजिएगा, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा भयानक शाप भी मेरे पर काम नहीं करता, रुद्र ने मुस्कुराया। यह एक डरावनी मुस्कान थी, और उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। कोर्ग, प्रीस्ट्स ऑफ डिस्पेयर चीखे। वे संघर्ष करने लगे, उनके अंग ऐसे कीड़ों की तरह कांप रहे थे जो एक अदृश्य मकड़ी के जाले में फंस गए हों। कोर्ग, उनकी चीखें ज्यादा देर तक नहीं चलीं। वे जल्द ही बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनके पीछे केवल उनके फटे हुए लबादे बचे थे। ओह माय गॉड, शायद मुझे कम से कम एक को जिंदा छोड़ देना चाहिए था।
रुद्र ने नष्ट हुए प्रीस्ट्स ऑफ डिस्पेयर को देखकर सिर हिलाया। हालांकि उसके शब्दों के विपरीत उसके चेहरे पर एक औंस भी अफसोस नहीं था। दरअसल उसने उसके बाद जिस हर पुरोहित से मुलाकात की उसे निगल लिया। पूरे पुरोहित वर्ग का नाश करने के बाद रुद्र ने खाली चौक को देखा और कहा, अगर कर सको तो मुझे रोको। नकली ग्रैंड लेबिरिंथ उसकी विशाल उपस्थिति के सामने झुक गया और जल्दी से अपनी उपस्थिति वापस ले ली। वो हवा की आवाज, जो एक दबी हुई सिसकी जैसी थी, हवा में भर गई। नकली ग्रैंड लेबिरिंथ रुद्र से डरा हुआ लग रहा था। कमजोर, रुद्र ने कहा। उसे निराशा हुई जब उसने बेजान प्रतिक्रिया सुनी। अगर असली ग्रैंड लेबिरिंथ जो अपने मालिक को भी निगलने की कोशिश करता था एक अनियंत्रित भेड़िए की तरह था, तो नकली ग्रैंड लेबिरिंथ एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह था। नकली ग्रैंड लेबिरिंथ रुद्र के अंदर सोए हुए उग्र शिकारी की ऊर्जा को महसूस करके अपनी पूंछ हिलाने तक नहीं कर सका। वह जल्दी से लुढ़क गया और आत्मसमर्पण कर दिया। एक बंद दीवार गिर गई और एक टेढ़ा रास्ता सीधा हो गया। उसके पार रुद्र लेबिरिंथ के दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। खैर, ये भी बुरा नहीं है, उसने मुंह से कहा। नकली ग्रैंड लेबिरिंथ की चालाक आज्ञाकारिता ने उसे बेकार संघर्ष में समय बर्बाद करने से बचने में सक्षम बनाया। हालांकि ऐसा लगता था कि नकली ग्रैंड लेबिरिंथ का मालिक उसे लेबिरिंथ की गहराइयों तक इतनी आसानी से पेश करने का इरादा नहीं रखता था, क्योंकि उसने कहा, ओ जय कमांडर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? पार्थेनन ऑफ डिस्पेयर ने सैकड़ों अपने पुरोहितों के साथ रुद्र का रास्ता रोका। तारानकन तारानकन तारानकन, अगर ड्राकन्स अंडरवर्ल्ड की दुष्टता से दूषित होते तो क्या वे ऐसे दिखते? पार्थेनन की उपस्थिति उसके प्रीस्ट्स ऑफ डिस्पेयर की तरह बदसूरत और भयानक थी। एक अजीब पदार्थ उसकी घुमावदार पीठ की काली चमड़ी से टपक रहा था और उसके 3 सिरों में से प्रत्येक की एक अजीब सरीसृप जैसी उपस्थिति थी, जो ड्रैगन, सांप या किसी और चीज जैसी नहीं लगती थी जो रुद्र सोच सकता था। इसके बावजूद उसकी आवाज में काफी गरिमा थी। अरे, मेरा एक काम है, रुद्र ने बेपरवाही से कहा। उसके लिए उस स्तर की गरिमा उसके पैरों तले थी। उसके लिए, जिसने पहले ही ड्यूक्स को हरा दिया था, ये काउंट कुछ नहीं था। उसमें स्पष्ट रूप से उसके असाधारण रवैये में झलक रहा था। हालांकि पार्थेनन ने जल्दबाजी नहीं की। ये देखते हुए कि 9वीं मंजिल पर 4 ड्यूक्स के साथ क्या हुआ, इसकी अफवाहें अंडरवर्ल्ड में फैल रही थीं, वह इतना अभिमानी नहीं था कि अपने अहंकार को अपनी जिंदगी के रास्ते में आने देता। उसने कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारे काम की प्रकृति क्या है। हालांकि तुम एक बिना बुलाए गए मेहमान हो, मैं अपनी गरिमा के साथ तुम्हारी सहायता करूंगा। रुद्र ने हंसी उड़ाई जब उसने पार्थेनन को अपनी असली भावनाओं को छुपाते हुए बकवास करते देखा। उसने जवाब दिया, मेरे काम में तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तब तक पार्थेनन को भी एहसास हो गया होगा कि रुद्र सबसे अच्छे इरादों से नहीं आया था। जब तक वह मूर्ख नहीं था, उसे पता होगा कि उस बिना बुलाए गए मेहमान की यात्रा का उद्देश्य, जिसने उसके गौरवशाली एलीट सैनिकों का नाश करके उसके लेबिरिंथ में अतिक्रमण किया, कुछ परेशानी के अलावा और कुछ नहीं था। अगर तुम अपने अभिमानी रवैये को छोड़ दो तो मैं अपनी पूरी ईमानदारी से जवाब दूंगा, पार्थेनन ने कहा। वह मूर्ख नहीं था, वह बल्कि चालाक था। रैकून जैसे इस काउंट को अपनी शक्तियों के अंतर का बहुत अच्छा पता था और वह टकराव से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने उत्साहपूर्वक जवाब दिया कि अगर रुद्र को कुछ चाहिए तो वह पूरी कोशिश करेगा। लेकिन यह समाधान तभी संभव था जब दूसरा पक्ष बातचीत के लिए तैयार हो। भले ही जो मैं चाहता हूं वह तुम्हारा सिर हो, रुद्र ने जवाब दिया। उसे पार्थेनन के प्रस्ताव से कुछ हासिल नहीं था और वह एक पुरानी दुश्मनी निपटाना चाहता था। इसलिए उसने सिर झुकाया और सीधे पार्थेनन को धमकाया। पार्थेनन आसानी से जवाब नहीं दे पाया। वह अच्छी तरह जानता था कि चाहे वह कुछ भी कहे, उसे अनुकूल जवाब नहीं मिलने वाला। सबसे अच्छा तो ये होता कि अगर संभव हो तो वह मुंह ही न खोलता, लेकिन रुद्र वही था जिसके हाथ में ट्रिगर था और पार्थेनन के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह किसी तरह बातचीत को ज्यादा से ज्यादा खींचे। खेलने का समय खत्म, रुद्र ने अचानक कहा। उसका पार्थेनन के साथ मजाक करने का कोई इरादा नहीं था। ये देखना मजेदार था कि कैसे डिस्पेयर का काउंट, जो एक बार उसे नीचे देखता और उसे कुचलता था, अब उसके सामने काम रहा था, लेकिन उसके बाद और जगहों पर जाना था। पार्थेनन ऑफ डिस्पेयर, मैं 9वीं मंजिल पर युद्ध शुरू करने और मेरे नागाओं और मुझे नष्ट करने की कोशिश करने की कीमत के रूप में तुम्हारी जान लूंगा, उसने ठंडी आवाज में कहा, जैसे वह निर्णायक रूप से फैसला सुना रहा हो। पार्थेनन का बदसूरत चेहरा बिगड़ गया और उसने धीरे से कहा, अभी क्यों? अब जब पासे पलट गए हैं, क्या तुम्हें याद नहीं क्या हुआ था? रुद्र की आंखों से नीली रोशनी की धाराएं बहने लगी और उसने कहा, क्या मुझे सच में एक अच्छा कारण चाहिए? क्या अंडरवर्ल्ड प्राणियों के मारने या मरने का कोई कारण है? जैसे तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मैं अब बस तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हूं। उस समय युद्धभूमि का कौवा, पार्थेनन ने शुरू किया। अगर तुम्हें समझना मुश्किल लगता है तो ऐसे सोचो, उस दिन तुम्हारे और मेरे बीच नियति के बंधन बने थे और आज मैं यहाँ उसे खत्म करने आया हूँ, रुद्र ने कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, हाइलॉर्ड की उपस्थिति उसमें से फट पड़ी और प्रीस्ट्स ऑफ डिस्पेयर अचानक जमीन पर रेंगने लगे।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उन सब पर दबाव डाल रही हो। उर्ग पार्थेनन ने पहले पूरी ताकत से प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें पाया कि वह अपनी शक्तियों और अस्तित्व के बीच के भारी अंतर के कारण और नहीं टिक सकता। उसके टेढ़े पैर मुड़े और एक भयानक आवाज के साथ टूट गए, और जल्द ही वह भी जमीन पर रेंग रहा था। बहुत परेशान मत हो, बाकी काउंट्स जल्द ही तुम्हारे पीछे आएंगे, रुद्र ने कहा। तारांकन तारांकन तारांकन। पार्थेनन जल्द ही मार दिया गया और अनगिनत पुरोहितों को भी अपने मालिक के समान भागता मिला। नकली ग्रैंड लेबिंथ जिसे पार्थेनन ने कड़ी मेहनत से बनाया था, अब पूरी तरह से रुद्र का स्वामित्व था। उसके बाद उन अन्य डीप फ्लो काउंट्स जिन्होंने नकली ग्रैंड लेबिंथ के विकास में योगदान दिया था, जल्द ही एक एक करके उसके हाथों गिर गए। उनमें कुछ ऐसे काउंट्स थे जो पार्थेनन की तरह कांपते हुए बिना किसी निशान के गायब हो गए, जबकि कुछ ऐसे थे जो अपने लेबिरिंथ कोर के साथ भाग गए, जैसे चालाक क्वीन ऑफ करप्शन। हालांकि अनातोलियस ने खुद को नहीं छिपाया। आयरन ब्लडड काउंट खुद चलकर उसके पास आया और वफादारी की शपथ ली, कहते हुए, अतीत की घटनाओं के बारे में मेरा भी एक उद्देश्य था, इसलिए ये कुछ ऐसा नहीं है जिस पर मुझे गर्व हो। लेकिन फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अगर तुम सच में नागा कबीले के असली बुद्धिमान राजा हो, तो मुझे भरोसा है कि तुम मेरी वफादारी ठुकराओगे नहीं। लोहे का दिग्गर रुद्र के सामने घुटने टेक दिए, ऐसा कुछ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसा कि अनातोलियस ने कहा, उसने अतीत में रुद्र को कुछ अच्छे लाभ प्रदान किए थे, और ऐसा नहीं था कि एक काउंट को और निगलने से उसकी वर्तमान स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा अनातोलियस इतना उपयोगी था कि उसे बस इस तरह निगला नहीं जा सकता था। इसलिए बहुत विचार करने के बाद रुद्र ने अनातोलियस के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए जवाब दिया, देखते रहो। इसके साथ रुद्र 11वीं मंजिल पर पूरा नियंत्रण हासिल करने में सफल रहा। शुरू से ही 11वीं मंजिल से जुड़ी दूसरे अंडरवर्ल्ड की मंजिलें लेसर फ्लोज थीं, इसलिए काउंट्स के नाश के बाद भी शक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। अद्भुत, अंडरवर्ल्ड के इतिहास में कभी कोई ऐसा अस्तित्व नहीं रहा है जिसने एक नहीं बल्कि 2 मंजिलों पर विजय प्राप्त की हो। अंडरवर्ल्ड की रहस्यमय शक्तियां तुम्हारे इस अविश्वसनीय कारनामे की प्रशंसा करती हैं। अंडरवर्ल्ड की रहस्यमय शक्तियां तुम्हें एक नई उपाधि प्रदान करती हैं। तुम्हारी पिछली उपाधि विजेता के प्रभाव को अपग्रेड किया गया है। विजेता का विशेषाधिकार, जो अंतर मंजिल दंड की भरपाई करने की क्षमता है, को और मजबूत किया गया है। अब तुम्हारी सेना अंडरवर्ल्ड में कहीं भी अपना साहस नहीं खोएगी, और तुम्हारी सेना के आकार की कोई सीमा नहीं है। जहां भी तुम जाओ, लेबिरिंथ कोर नष्ट होते हैं और राजा मारे जाते हैं। तुम सच में सबसे हिंसक और उग्र विजेता हो। अंडरवर्ल्ड की रहस्यमय शक्तियां तुम्हें तिरंदाज से बेहतर उपाधि नहीं ढूंढ सकती। ग्रीड के स्वामी ने तिरंदाज का नाम हासिल किया। ज्यादातर दुश्मन तिरंदाज के सामने तुरंत आत्मसमर्पण कर देंगे। काउंट से कम के अस्तित्व तुम्हारे युद्ध की घोषणा पर डर जाएंगे और स्वचालित रूप से अपने लेबिरिंथ कोर सौंप देंगे। तुम्हारी सेना अब युद्ध जीतने के बाद थकान महसूस नहीं करेगी, चाहे लड़ाई कितनी भी कठिन और मुश्किल क्यों न हो। जब तक तुम विजयी रहते हो और तिरंदाज की भव्यता बनाए रखते हो, तुम्हारे सैनिक कभी थकेंगे नहीं। तारांकन तारांकन तारांकन। जिस दिन रुद्र ने 11वीं मंजिल पर विजय प्राप्त की, वह अपनी नवीनतम प्राप्ति का आनंद लेने की स्थिति में भी नहीं था। जैसे ही उसने पोर्टल से छलांग लगाई, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ऐसा नहीं हो सकता, उसने धीरे से कहा। उसे वह भयानक आपदा याद आ गई जो उसने कभी सही थी। अब तक केवल एक भूकंप इतना मजबूत था कि मजबूत ग्रैंड लेबिंथ को हिला सके। पुनर्स्थापन। 4 पुनर्स्थापनों में से दूसरा शुरू हो गया था। रुद्र के पैर जमीन पर कांप रहे थे। ग्रैंड लेबिंथ की दीवारें हिल रही थीं और छत से टूटे हुए पत्थर गिर रहे थे। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी, एक ऐसी ऊर्जा जो न अच्छी थी और न बुरी, बस प्राचीन और अपरिचित। मास्टर, डोमिनिक ने चिल्लाया, जो उसके पास खड़ी थी और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। रुद्र ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह डर रुद्र के लिए नहीं था। वह डर अज्ञात के लिए था। ये दूसरा पुनर्स्थापन है, रुद्र ने कहा। पहला जब हुआ था तब भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन पहले से ज्यादा तेज। डोमिनिक ने चारों तरफ देखा। ग्रैंड लेबिंथ की जमीन फट रही थी और उन दरारों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी, एक चमक जो नीली थी और सुनहरी थी और सफेद थी एक साथ। मास्टर, क्या हो रहा है? डोमिनिक ने पूछा। मुझे नहीं पता, रुद्र ने ईमानदारी से कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह अंडरवर्ल्ड का जवाब है। मिमिर ने कहा था कि अंडरवर्ल्ड मर रहा है। शायद यह उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश है। एक तेज झटका आया और दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। रुद्र ने डोमिनिक को खींच लिया और दोनों एक तरफ गिर गए। मास्टर, डोमिनिक ने चिल्लाया। मैं ठीक हूँ, रुद्र ने कहा, धूल झाड़ते हुए। लेकिन उसकी आंखों में एक नई चिंता थी। पहला पुनर्स्थापन तब हुआ था जब वह भी एक नौसिखिया था। उसने बहुत कुछ नहीं समझा था, लेकिन अब वह जानता था कि पुनर्स्थापन क्या है, और उसे पता था कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। डोमिनिक, सबको इकट्ठा करो, रुद्र ने आदेश दिया। सभी नागा, सभी सैनिक, सबको।
मैं चाहता हूं कि हर कोई तैयार रहे। लेकिन मास्टर, किसके लिए तैयार रहें? डोमिनिक ने पूछा। रुद्र ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक संकल्प था, एक संकल्प जो डर से पैदा हुआ था, लेकिन जो डर से ज्यादा मजबूत था। मुझे नहीं पता, उसने कहा, लेकिन मुझे एक बात पक्की है, जो कुछ भी आ रहा है वह आसान नहीं होगा। उसी समय एक नई संदेश विंडो उसकी आंखों के सामने दिखाई दी। दूसरा पुनर्स्थापन शुरू हो गया है। अंडरवर्ल्ड की नींद टूट रही है। जो लोग सोए हुए थे वे जा रहे हैं। जो लोग जागे हुए थे वे दोबारा सोएंगे। यह एक नई शुरुआत है। यह एक अंत है। रुद्र ने संदेश पढ़ा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। जो लोग सोए हुए थे वे जा रहे हैं। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था, लेकिन एक बात साफ थी, जो कुछ भी हो रहा था वह भी शुरू हुआ था। और रुद्र प्रताप तैयार था, चाहे जो भी आए। कहा, चल रहा भूकंप कोई साधारण भूकंप बिल्कुल नहीं था। यह एक आपदा थी जिसने पहले पूरी मंजिलों में अनगिनत लेबिरिंथ को नष्ट कर दिया था, और यह फिर से हो रही थी। चाहे ग्रैंड लेबिरिंथ कितना भी अच्छी तरह मजबूत क्यों न हो, इतना अच्छा प्रदर्शन करता रहा हो, कोई नहीं जान सकता था कि अगला क्या हो सकता है। स्थिति को देखते हुए उस समय लड़ाई के लिए एक दूसरे का मूल्यांकन करना बेतुका था। तुम सबके सब अपना दिमाग खो चुके हो, रुद्र ने आगे कहा। उस एक सरल वाक्य को सुनकर मोरिगन और अन्य समन, जो बेरहमी से अपना आभा इकट्ठा कर रहे थे, जल्दी से पीले पड़ गए। उन्होंने अपना आभा छोड़ दिया और सिर झुका लिया। हालांकि जब उनके मास्टर का गुस्सा नहीं घटा तो वे जमीन पर गिर गए और उनकी क्षमा मांगी। अनातोलियस के पीछे खड़े अभिजात वर्गों ने देखा और ग्रैंड लेबिंथ के समन का अनुसरण करते हुए अपने शरीर झुका लिए। केवल आयरन ब्लडड जायंट ने अचानक बदलाव की स्थिति पर भ्रम के संकेत दिखाए। अनातोलियस, रुद्र ने ठंडे स्वर में पुकारा, अपनी अकड़ छोड़ो। तुम अब अंडरवर्ल्ड का काउंट नहीं हो, नहीं तुम कोई लेबिरिंथ मास्टर हो। यह न तो शर्मिंदगी थी और न धमकी। रुद्र ने बस सच बोला, लेकिन किसी तरह उसकी आवाज के लहजे में कुछ डरावना था। अनातोलियस, जो अभिमान से खड़ा था, जल्दी से झुक गया। कितना अप्रिय, रुद्र ने धीरे से कहा। क्या यह इसलिए था क्योंकि उसने इस पूर्व काउंट के प्रति बहुत दयालु रवैया अपनाया था, या क्या काउंट अपनी शक्तियों में बहुत अधिक आत्मविश्वासी था, जो एक बार डीप फ्लोज का शासक रह चुका था? अनातोलियस ने अभी तक अपनी उपस्थिति पूरी तरह से वापस नहीं ली थी। इस मोड़ पर उसे अनातोलियस को उसकी जगह पर रखने की जरूरत महसूस हुई। मास्टर, जैसे ही रुद्र कार्रवाई करने वाला था, एंजेला अचानक अंधेरे से निकली। कृपया उसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। एंजेला ने उससे अनातोलियस को खुद संभालने की गुहार की। मुझे पता है कि तुम्हारा उससे हिसाब है, लेकिन अभी ऐसी छोटी बातें उठाने का समय नहीं है, रुद्र ने कहा। एंजेला ने आंखें घुमाई और जवाब दिया, लगता है मास्टर को अभी भी नहीं समझ में आया कि हम वैम्पायर किस तरह के अस्तित्व हैं। रुद्र सोच रहा था कि वह किस बारे में बात कर रही है, लेकिन एंजेला अचानक हवा में गायब हो गई। और जब वह फिर से दिखाई दी तो वह ठीक अनातोलियस की पीठ के पीछे थी, कहते हुए, मेरे कबीले के लिए एकमात्र चीज जो मायने रखती है वह अनुबंध है। बैकफ्लो तक पहुंचने के बाद रुद्र को एंजेला को समझना और भविष्यवाणी करना कठिन हो गया था, और वह कर सकता था बस एक स्पष्ट आवाज निकालना, जिनके साथ मैंने अनुबंध नहीं किया है। अनातोलियस ने सिर घुमाया, पीछे से आ रही आवाज से चौंका। बाकी सब सिर्फ खाना है। लेकिन एंजेला ज्यादा तेज थी। बेरहमी से उसने अपने दांत अनातोलियस की गर्दन में घुसा दिए और विषम रूप से मुस्कुराए। कोर्ग, अपने विशाल आकार के बावजूद अनातोलियस पहले कभी इतना असहाय नहीं लगा था। जैसे ही उसके दांत उसे छुए, उसने प्रतिरोध करना छोड़ दिया और एक दर्दनाक आवाज निकाली। धम। क्षणों बाद अनातोलियस एक बदसूरत तरीके से जमीन पर गिर गया। मैंने उसे नहीं मारा, ऐसा लगता है कि मास्टर की उसके लिए अन्य योजनाएं थीं। एंजेला ने आमतौर पर आयरन ब्लडड अनातोलियस के खून को अपने होठों से पोंछा। ट्रू ब्लड वैम्पायर के लिए भी उसका खून सामान्य भोजन से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। आयरन ब्लडड अनातोलियस, वह मूर्ख नहीं है, इसलिए उसे अब तक एहसास हो गया होगा। वह गिरे हुए जायंट के सामने बैठी और बोली, भूल जाओ कि तुम अतीत में कौन थे और कितने महान थे। इसका अब कोई मतलब नहीं है। एंजेला ने स्पष्ट रूप से उसे दया से देखा और आगे बोली, और तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगर मास्टर हस्तक्षेप करते तो तुम्हें इससे कहीं अधिक तुलनीय दर्द से पीड़ित होना पड़ता। रुद्र ने उसकी अचानक कार्रवाई की आलोचना नहीं की। उसे अनातोलियस के साथ उसके व्यवहार को काफी उचित लगा। हालांकि उनके बीच के रिश्ते को स्थापित करने का कोई बेहतर तरीका नहीं था कि उसे उसी वैम्पायर द्वारा परास्त करवाया जाए जो एक बार उसके अधीन जीवित रहने के लिए मजबूर हुई थी। मास्टर, बिखरे हुए नागाओं को इकट्ठा करने का समय है। डोमिनिक ने सही समय पर कदम बढ़ाया और स्थिति का निबटारा किया। 6. अनातोलियस की दयनीय स्थिति को देखते हुए रुद्र ने जबान दबाई और फिर अपना ध्यान उन अभिमानी अभिजात वर्गों पर लगाया जो आयरन ब्लडड जायंट के पीछे एकजुट हो गए थे। वे अपनी भयानक गलती का एहसास करते हुए सिर से पैर तक कांप रहे थे। मेरे समय के भी लायक नहीं, उसने कहा।
ये स्पष्ट नहीं था कि उसकी टिप्पणी अभिजात वर्गों की बेकारी का मजाक उड़ा रही थी, या वह बस ये कह रहा था कि उन्हें सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। नागाओं को बुलाओ, रुद्र ने आदेश दिया। जैसे ही उसने आदेश दिया, डोमिनिक ने एक कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाई, जैसे राजा यहाँ है, उसके वफादार योद्धा वहीं हो जहाँ होने चाहिए। नागा क्वीन की अनोखी क्षमता, किंग्स हेरल्ड, सक्रिय हो गई है। जिन सभी नागाओं ने क्वीन का संदेश सुना है, उन्हें इस स्थान पर बुलाया जा रहा है। डोमिनिक के बोलना खत्म करने से पहले ही हवा में एक विशाल छेद बन गया और नागा उसमें से दिखने लगे। हवा के बीच में बने दरवाजे को देखते हुए, जो सामान्य पोर्टल्स के समान लेकिन अलग था, रुद्र ने खुद से हल्का आश्चर्य किया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने क्वीन के असली स्वभाव को देखा हो, और उसकी वह क्षमता जो अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल की जाए तो उपयोगी साबित हो सकती थी। हालांकि कुछ सेकंड बाद उसने मुंह बिगाड़ा जब उसने पोर्टल के जरिए आते हुए नागाओं को देखा। मुंह से कहा, शायद मुझे शरणार्थी स्थल थोड़ा और चौड़ा बनाना चाहिए था। सी ड्रैगन के अंडों के कारण बड़े हुए नागा बहुत बड़े और अनगिनत थे। जैसे ही वे पोर्टल के जरिए बहने लगे, विशाल शरणार्थी स्थल जल्दी भर गया। ग्वार इस बीच झटके और तीव्र हो गए। वे अब तक पहले पुनर्स्थापन के जैसे थे, लेकिन अब अलग थे। रुद्र ने चारों ओर देखा, झटकों की बढ़ती तीव्रता और हवा की गूंज जाने वाली आवाज का निरीक्षण किया। सेना का 78% हिस्सा खाली कर दिया गया है। सेना का 84% हिस्सा खाली कर दिया गया है। सेना का 96% हिस्सा खाली कर दिया गया है। सेना का 100% हिस्सा खाली कर दिया गया है। धन्यवाद। पूरी सेना समय रहते ग्रैंड लेबिंथ के शरणार्थी स्थल में शरण लेने में सक्षम रही। संदेशों की जांच करने के बाद रुद्र ने एक संक्षिप्त आदेश दिया, लेबिरिंथ बंद करो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, ग्रैंड लेबिरिंथ की गहराइयों से ठंडी हवा फूट पड़ी और उसमें से बाहर बहने वाली ठंडक ऊर्जा ने पूरे लेबिरिंथ को पूरी तरह से जमा दिया। अपनी जमी हुई स्थिति में ग्रैंड लेबिरिंथ दूसरे पुनर्स्थापन के भूकंप को बच सकता था। तारांकन तारांकन तारांकन। काफी समय बीत जाने के बाद भी झटके कम होने के कोई संकेत नहीं दिखाते थे। कम होना तो दूर की बात है, पहले पुनर्स्थापन के समय अचानक भूकंप से पकड़े गए कई लेबिरिंथ नष्ट हो गए थे, और काउंट स्तर और उससे ऊपर के भी लेबिरिंथ को झटकों और झटकों के बाद काफी नुकसान हुआ था। हालांकि वर्तमान भूकंप उस समय से कई गुना ज्यादा मजबूत था और ज्यादा लंबे समय तक चला, जिसने रुद्र को शक किया कि क्या अंडरवर्ल्ड में और भी लेबिरिंथ बचे हैं या नहीं। जब कोई लेबिरिंथ भूकंप से नष्ट होता है तो उसकी ऊर्जा का क्या होता है? रुद्र ने पूछा। वह अंडरवर्ल्ड में वापस आ जाएगी। हालांकि यह कुछ ऐसा नहीं है जो तुम अपनी आंखों से देख सको, एंजेला ने अचानक जवाब दिया। रुद्र की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, शायद उसने अपनी आंखें सिकुड़ी, जैसे कि वह ग्रैंड लेबिंथ की बर्फ की दीवारों से कहीं आगे कुछ देख रहा हो। प्राचीन भगवानों की शक्ति, जिसे उस उपद्रवी ने अभिजात वर्ग की मोहरों में बांटा और पूरे अंडरवर्ल्ड में बिखेर दिया था, कई लेबिरिंथ का आधार था और अभिजात वर्ग का स्रोत था। और यह इसी भूकंप के जरिए था कि कई स्रोत अंडरवर्ल्ड में वापस आएंगे। शायद पुनर्स्थापन का उद्देश्य सिर्फ मंजिलों को एक में मिलाना नहीं है, रुद्र ने कहा। सबसे फिट बचने के नियम से परे जबरदस्त चयन। वह विचार उसके दिमाग से गुजरा, जिससे वह सोचने लगा कि क्या ये पुनर्स्थापन के असली उद्देश्यों में से एक था। रुद्र ने बर्फ की दीवारों के पीछे देखा। उसे लगा जैसे अंडरवर्ल्ड की गहराइयों से कुछ उसकी तरफ देख रहा था, कुछ ऐसा जो सदियों से सोया था और अब जाग रहा था। और रुद्र जानता था कि जो कुछ भी जाग रहा था, वह दोस्त नहीं था। भाग वालहॉल का द्वार। अंडरवर्ल्ड में लगातार चल रहे झटके आखिरकार रुक गए। रुद्र प्रताप को अब ग्रैंड लेबिंथ को हिलाते हुए महसूस नहीं हो रहा था और बहरी गूंज भी खत्म हो गई थी। क्या यह आखिरकार खत्म हो गया? उसने पूछा। झटके इतने लंबे समय तक चले कि रुद्र, जो आमतौर पर ऐसी चीज से अविचलित रहता, थक गया था। उसने कहा, अभी के लिए बर्फ की दीवारें ऊपर रखें। एंजेला, मुझे बाहर की जांच करनी है। क्या तुम ये कर सकती हो? ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एंजेला ने जवाब दिया। वह एकमात्र ऐसा अस्तित्व थी जो जब चाहे बैकफ्लो में स्थित रेड कैसल में भाग सकती थी, और इसलिए वह आत्मविश्वास से भरी थी। फिर भी सावधान रहो, अंडरवर्ल्ड एक निर्दयी कमीना है, रुद्र ने कहा। चाहे हाईलॉर्ड की शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसकी तुलना अंडरवर्ल्ड नामक राक्षस से नहीं की जा सकती थी जो अगणित समय से चला आ रहा था। उसने एंजेला को कई बार चेतावनी दी। मैं समझती हूँ, अगर कुछ होता है तो मैं तुरंत यहाँ वापस आऊंगी। एंजेला मुस्कुराते हुए चली गई, जो रुद्र ने अभी उठाई चिंताओं के विपरीत लग रहा था। क्या वह ठीक होगी? एंजेला के गायब होने वाली जगह की तरफ देखते हुए डोमिनिक का चेहरा उतर गया। जाहिर तौर पर मास्टर की चिंताएं संक्रामक थीं। कुछ नहीं होना चाहिए। हालांकि वह ट्रू ब्लड लॉर्ड है जिसे प्राचीन भगवान भी कुछ नहीं कर सकते थे, रुद्र ने जवाब दिया। लेकिन किसी वजह से वह अशुभ भावना बिल्कुल नहीं जा रही थी। रुद्र को अपने कंधों पर एक असामान्य भारी सनसनी महसूस हो रही थी, हालांकि उसने इसे शरणार्थी स्थल में बहुत लंबे समय तक रहने के कारण मानने की कोशिश की। हालांकि सावधानी के तौर पर नागाओं को तैयार रखो, उसने आदेश दिया। क्या ये सच में अंत था?
क्या दूसरा पुनर्स्थापन बस पहले पुनर्स्थापन का एक लंबा संस्करण था? वह निश्चित नहीं हो सकता था और बिना किसी पुष्टि के वह कार्रवाई नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने भले को कसकर पकड़ा, जो भी आने वाला था उसके लिए तैयार हो गया। उसने बेचैनी से इंतजार किया जो एक अनंत काल जैसा लग रहा था। अचानक एंजेला हवा में से निकली और चिल्लाई, मास्टर, बाहर की स्थिति कैसी है? रुद्र ने पूछा। भयावना वैम्पायर के चेहरे की अभिव्यक्ति अत्यंत असामान्य थी जब उसने जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद देखना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसे कोई तत्काल खतरा नहीं मिला, क्योंकि उसने सुझाव दिया कि ग्रैंड लेबिंथ का रक्षात्मक मुद्रा उठा लिया जाए। ठीक है, ग्रैंड लेबिंथ, तुम अब अड़चने नीचे कर सकते हो, रुद्र ने आदेश दिया। ग्रैंड लेबिंथ एक चीख और गरज के साथ अपना शरीर मोड़ा, लेकिन एक समस्या उत्पन्न हुई। ग्रैंड लेबिंथ की बर्फ की दीवारें, जिन्होंने भयानक आपदा का सामना किया, अपने आप में एक किला थीं। हालांकि जमी हुई अड़चनें आसानी से नहीं पिघलेंगी। ग्रैंड लेबिंथ का विसर्जन एक काफी समय लेगा। अनुमान है कि गलियारों और प्रवेश द्वारों को पूरी तरह से पिघलने में कम से कम 4 दिन लगेंगे। अगर मजबूत गर्मी लगाई जाए तो विसर्जन के लिए आवश्यक समय कम किया जा सकता है। दुर्भाग्य से बर्फ की दीवारें, जिन्होंने ग्रैंड लेबिंथ को बहुत रक्षा और टिकाऊपन दिया था, अब वही बेड़ियां बन गई थी जो भूकंप खत्म होने के बाद रुद्र और नागाओं को रोक रही थीं। ये नागाओं के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन अन्य जातियां पीड़ित होंगी, रुद्र ने कहा। कुछ रक्षात्मक उपाय सावधानी के तौर पर तैयार किए गए थे, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह अपने जमे हुए लेबिरिंथ में फंस जाएगा। ये सवाल करने योग्य था कि अन्य जातियां, जिन्हें पहले ही 3 दिनों तक ठंड सहनी पड़ी थी, कितना समय टिक पाएंगी। अभी के लिए मैं जो कर सकता हूं वह यही है कि उम्मीद करूं कि वे टिक सके, उसने निष्कर्ष दिया। एंजेला और रेड कैसल का इस्तेमाल करके ग्रैंड लेबिंथ में फैले विभिन्न शरणार्थी स्थलों की जांच करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उसने फैसला किया कि पहले बाहर की स्थिति की जांच करे। डोमिनिक, मैं अपनी अनुपस्थिति में नागाओं का नेतृत्व तुम्हें सौंप रहा हूं, उसने कहा। मुझे छोड़ दो, मास्टर, डोमिनिक ने गर्व से अपनी छाती ठोकी। मैं वापस आऊंगा, रुद्र ने कहा। तभी एंजेला ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसने पूछा, तुम क्या कर रही हो? मेरे अलावा कोई और रेड कैसल में नहीं जा सकता। अगर तुम इस बारे से हल्का लोगे तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। अगर मैं इस हाथ को छोड़ दूं तो मास्टर इसके अंधकार में खो सकते हैं। एंजेला के व्यवहार पर रुद्र का मुंह बिगड़ा, जो स्थिति के अनुरूप नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था कि उनकी कार्रवाई के पीछे एक गहरा अर्थ था। उसने उनकी व्याख्या स्वीकार की और सिर हिलाया। हालांकि डोमिनिक के चेहरे पर चिंता थी। उसने कहा, एंजेला, अगर तुमने कभी वह हाथ छोड़ दिया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। उसने सीधे एंजेला की तरफ देखा, जो एक शक्तिशाली हाइलॉर्ड थी। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, इसलिए इतनी चिंता मत करो उन्नी, एंजेला ने जवाब दिया। जैसे ये खुश हो रही हो कि उनके मास्टर का भाग्य उनके ही हाथ में है। वैम्पायर ने शरारत से अपना जोड़ा हुआ हाथ डोमिनिक के सामने हिलाया। चिंता मत करो, तुम उस पर भरोसा कर सकती हो। रुद्र ने एंजेला को देखा, जिसके साथ उसने अपने सभी पिछले प्रयासों के जरिए पहले से कहीं ज्यादा भरोसा बनाया था, बिना चिंता की एक भी झलक के। ये देखकर एंजेला ने थोड़ा नाराज अभिव्यक्ति के साथ नाक भौंकी। जब तुम ऐसा कहते हो तो ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ ऐसा सोच रही हूं जो मैं जरूरी नहीं सोच रही थी। रुद्र ने बस मुस्कुराया और बोलना शुरू किया, तो फिर मैं हो जाऊंगा। वह अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही वह गायब हो गया। रुद्र और उसके समन के बीच कनेक्शन तभी टूटता था जब वह बैकफ्लो में होता। मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं पड़ी, मोरिगन ने शिकायत की, भारी चेहरा बनाकर। उफ, बस उम्मीद करते हैं कि वह शरारती वैम्पायर कोई बुरा काम तो नहीं कर रही। बकवास बंद करो। डोमिनिक, जो अपने मास्टर से संपर्क खोने के कारण ज्यादा संवेदनशील हो गई थी, झिड़क पर आई। मोरिगन ने भौहें उठाईं और फिर अपनी जगह लौट गईं। उन्हें देर से अपने मास्टर के शब्द याद आए। जब मैं यहाँ नहीं हूँ, तुम्हें डोमिनिक को मेरे रूप में सोचना होगा। जो कुछ भी वह कहे, उसका पालन करो। मोरिगन को विश्वास हो गया, लेकिन उनकी भावनाएं, जो अब भड़क और संवेदनशील हो गई थीं, इतनी आसानी से शांत नहीं हुईं। जब उन्हें अनातोलियस नागाओं से घिरा हुआ मिला तो उनकी आंखें हल्की से चमक उठीं। आयरन ब्लडड जायंट, जिसकी जीवन शक्ति पहले ही ट्रू ब्लड वैम्पायर द्वारा निकाल ली जा चुकी थी, काम गया जब सैकड़ों जोड़ी आंखों ने असमंजनीय शत्रुता से उसे देखा। तारांकन तारांकन तारांकन। रुद्र ने बैकफ्लो में प्रवेश करते ही अनजाने में एक गहरी सांस ली। उसकी दृष्टि पूरी तरह से लाल हो गई थी, जैसे वह खून में डूबा हो, और यह बस डरावना था। चाहे मास्टर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यहाँ इसका कोई काम नहीं है। इसलिए तुम्हें कभी भी मेरे हाथ को नहीं छोड़ना है। ऐसा लगता है कि बैकफ्लो वास्तव में खून में नहीं डूबा था। एंजेला की आवाज स्पष्ट और शांत थी जब उसने बोला। हालांकि अजीब बचने हुए अनुभव नहीं गया, और रुद्र को ऐसा लगा जैसे वह खून के समुद्र में तैर रहा हो। उसने अपने होंठों को कड़ा काटा अपने चारों ओर के यथार्थ सनसनी के जवाब में। मम, चलो देखते हैं।
उससे कुछ दूर हटकर एंजेला एक दीवार पर स्थित दर्पण के सामने खड़ी हुई और बोली, लगता है हम यहाँ से जा सकते हैं। रुद्र को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि एंजेला जिस दर्पण में देख रही थी उसमें कुछ झिलमिलाया। यह इतना धुंधला था कि वह उसके पार की वस्तुओं का आकार नहीं पहचान सका, लेकिन एंजेला को लगता था कि उसने उसके पार कुछ पाया था। उर्ग, रुद्र ने कराह किया। तो यही कारण था कि प्राचीन भगवान ट्रू ब्लड लॉर्ड का सामना करने से इतने अनिच्छुक थे। ट्रू ब्लड लॉर्ड, जो उन मंजिलों के पीछे छिप सकता था जहां कोई और नहीं छू सकता था, जो छायाओं से झांक सकता था और जब चाहे अंधेरे से बाहर निकल सकता था। वह एक ऐसा घुसपैठिया था जिसे कोई नहीं रोक सकता था। शायद उसके अनिच्छा को नोटिस करते हुए एंजेला ने कंधे उचकाए और कहा, चिंता मत करो, मेरा सब कुछ केवल तुम्हारे लिए है मास्टर। नहीं, ऐसा नहीं है। रुद्र ने सिर हिलाया। उसने पूछा, क्या तुमने इस तरह छिपकर मेरी निगरानी की है? अप्रत्याशित सवाल पूछे जाने पर एंजेला ने अपने होंठ काटे, लेकिन देखते हुए कि उसने इनकार नहीं किया, रुद्र ने शायद सही निशाना साधा होगा। उर्ग, रुद्र ने कराह किया। नागा क्वीन से जो अब उससे जुड़ी थी और उसकी आंतरिक विचारों और भावनाओं को महसूस कर सकती थी, लेकिन ट्रू ब्लड लॉर्ड से जो छायाओं में छिपकर उसकी हर हरकत पर नजर रखता था, ऐसा लगता था कि अंडरवर्ल्ड में उसकी गोपनीयता अब गारंटी नहीं थी। चलें, एंजेला ने जल्दी से विषय बदला। एक असहज अनुभव उस पर छाया रहते हुए रुद्र को फिर से रेड कैसल जाना पड़ा। एक अजीब सनसनी उसके शरीर से गुजरी, जैसे किसी युद्ध के शरीर की सतह से गुजरना। उसे अजीब अनुभव को झाड़ने का भी समय नहीं मिला। जब उसने वह दृश्य देखा जो उसका स्वागत कर रहा था, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, यह अब क्या है? क्या तुम्हें यकीन है? एंजेला ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि एंजेला ने रुद्र से कहा था कि वह खुद देखे। एक अविश्वसनीय दृश्य उसके सामने फैल गया। 9वीं मंजिल की छत, जिससे पहले स्टेलेक्टाइट्स लटके थे, इतनी ऊंची चली गई थी कि चाहे वह कितनी भी तेजी से कूदे, वह उस तक नहीं पहुंच सकता था। उलझे हुए रास्ते अब सभी तरफ खुले थे, एक विशाल खाली चौक बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सतह पर रात का आसमान देख रहा हो, लेकिन उसे और भी ज्यादा आश्चर्य उस अजीब संरचना ने किया जो उठी हुई थी और ग्रैंड लेबिंथ की सीमाओं को भी तोड़ दिया था। क्या ये किसी विशाल किले के दरवाजे कैसे दिखते? डरावना रूप चमकदार के बजाय भव्य था। ये, रुद्र ने धीरे से कहा। वह ऐसे वशीभूत होकर संरचना के पास गया और अपना हाथ दरवाज पर रखा, और उसका पूरा शरीर ऐसे कांपा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। तुमने वालहॉल के प्रवेश द्वार की खोज की है, प्राचीन काल के शक्तिशाली एक आंख वाले भगवान वोटन का किला। वालहॉल एक किला भी है जहां इनहेरिजार, युद्धभूमि के मृत जो अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर सके, रहते थे। जब से बहुत लंबा समय बीत चुका है, हालांकि मृत आत्माएं बिखरी हुई हैं और अब नहीं बची हैं। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम उनमें से एक से मिल सकते हो। वे संदेश पढ़ने से पहले जो देर से दिखाई दिए, उसके हाथ में पकड़ी हुई मिस्टिकल स्पीयर जोर से कांपने लगी। लंबे समय के बाद ये पौराणिक किला, जो आखिरकार अंडरवर्ल्ड में फिर से प्रकट हुआ है, एक आंख वाले भगवान की ऊर्जा महसूस करता है जो तुम्हारे शरीर में विलीन हो गई है। क्या तुम गुंगनीर का उपयोग करना चाहते हो, एकमात्र चाबी जो वालहॉल खोलती है? रुद्र ने महसूस किया कि गुंगनीर कमजोर होने लगा, इससे पहले कि वह मुड़ा और एक चाबी बन गया। उसने अपने हाथ में कच्ची लकड़ी की चाबी और उसके सामने खड़े किले के दरवाजे को बारी बारी देखा। ऐसा लगता था कि उसे एक आंख वाले भगवान का किला मिल गया था जिसके बारे में मिमिर ने बात की थी। मास्टर को लगता है कि वे जानते हैं ये क्या है। एंजेला ने हैरानी से देखा, देखते हुए कि उनके मास्टर बदले हुए अंडरवर्ल्ड की तुलना में कच्चे दरवाजे में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। वालहॉल का दरवाजा, रुद्र ने आखिरकार एंजेला का जवाब दिया। हालांकि उसे अभी भी नहीं पता था कि दरवाजा क्या था। उसने आगे कहा, अगर ट्रू ब्लड लॉर्ड का रेड कैसल था, तो वोटन का ये किला था। जैसे ही रुद्र ने स्पष्ट किया, एंजेला ने चौंक कर पूछा, तो यह एक आंख वाले भगवान का किला है? यह उसका था, रुद्र ने कहा जैसे ही उसने गुंगनीर को किले के दरवाजे के ताले में डाला। वालहॉल, एक आंख वाले भगवान का किला और इनहेरिजार का किला, प्राचीन काल के बाद पहली बार अनलॉक किया गया है। संदेश प्रदर्शित होना खत्म करने से पहले अंडरवर्ल्ड फिर से कांपने लगा। रुद्र ने दरवाजे की ओर देखा। किले के अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी, और उस हवा में एक शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो सदियों से सोई हुई थी और अब जाग रही थी। मास्टर, दरवाजा खुल रहा है, एंजेला ने कहा, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। रुद्र ने गुंगनीर को दरवाजे में घुमाया। एक भारी, गूंजती हुई आवाज आई, जैसे कोई विशाल दरवाजा सदियों बाद पहली बार खुल रहा हो। धीरे धीरे किले का दरवाजा खुलने लगा। अंदर से एक अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो रुद्र ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उस अंधेरे में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे बुला रहा था। रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और, फिर एक और फिर वह अंदर था। वालहॉल के अंदर एक विशाल हॉल था, इतना विशाल कि ग्रैंड लेबिंथ का मास्टर कक्ष उसके सामने कुछ नहीं था। हॉल की दीवारों पर चित्र बने हुए थे, प्राचीन योद्धाओं के चित्र, युद्धों के चित्र और एक आंख वाले भगवान के चित्र। लेकिन रुद्र का ध्यान चित्रों पर नहीं था।
उसका ध्यान हॉल के बीच में एक चीज पर था, एक सिंहासन। एक सिंहासन जो खाली था, लेकिन जिस पर एक भारी उपस्थिति थी, जैसे कोई बैठा हो लेकिन दिख नहीं रहा हो। रुद्र ने सिंहासन की तरफ बढ़ते हुए कहा, वोटन, क्या तुम यहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन रुद्र महसूस कर सकता था कि कोई उसे देख रहा था, कोई जो सदियों से सोया था और अब जागने के लिए तैयार था। और फिर एक आवाज आई, एक आवाज जो गूंजती हुई थी, प्राचीन थी और रुद्र की हड्डियों तक जा पहुंची। तुम आए हो? रुद्र ने मुट्ठी भींची। हाँ, मैं आया हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। एक ठंडी हंसी आई। क्या तुम वास्तव में जानते हो, छोटे राजा? क्या तुम सच में जानते हो कि यहाँ क्या इंतजार कर रहा है? रुद्र ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था। लेकिन एक बात साफ थी, जो कुछ भी वालहॉल के अंदर था, वह अभी शुरुआत था। और रुद्र प्रताप तैयार था, चाहे जो भी आए। भाग वालहॉल। रोम्बल। किले की दीवारें एक गरज के साथ उठीं। एक मीनार विशाल स्वर्ण अवरोधों से ऊपर उठी, जिसे रुद्र प्रताप निर्माण को समझ नहीं पा रहा था। उसके पीछे एक भव्य इमारत जमीन से ऊपर उठी। दीवारें और मीनार इतनी ऊंची थीं कि अंडरवर्ल्ड में जहां जंगली विशाल राक्षस बेतहाशा घूमते थे, ज्यादातर उन्हें चढ़कर उनकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते थे। उन दीवारों के पार जो किला मुश्किल से दिखाई दे रहा था, वह भी स्वर्ण था। लंबे समय के बाद एक आंख वाले भगवान का किला आखिरकार प्रकट हुआ। शक्तिशाली प्राचीन भगवानों के किलों में से प्रत्येक के अपने असमझ रहस्य थे, लेकिन उनमें से नर्म सोने से बनी अद्भुत दीवारों वाला किला सबसे बड़ा रहस्य था। ट्विलाइट युद्धों में मजबूत खड़े रहने वाली वालहॉल की दीवारें भी समय की परीक्षा नहीं कर सकीं। सौभाग्य से इतने लंबे समय तक उपेक्षा के कारण अपनी चमक खो चुका किले के पास अपने आप को फिर से चमकदार बनाने की क्षमता है। हालांकि जब तक खाली मास्टर की सीट नहीं भरी जाती, वालहॉल हमेशा धूल से भरा रहेगा और कभी अपनी चमक नहीं पाएगा। रुद्र ने बस उस अद्भुत दृश्य की प्रशंसा करते रहा। किला जो पहले ऐसा लगता था जैसे मौसम के प्रभाव में सालों से घिस गए खंडहर हों, जैसा अचानक ऐसा लगने लगा जैसे वह समय में पीछे चला गया हो, अपने गौरव के दिनों में पुनर्स्थित हो गया। क्रियाक क्रियाक। जब वह संरचना के बेहद दिखने वाले स्वरूप में व्यस्त था, दरवाजे दांतों के पहियों के घूमने की आवाज के साथ खुल गए। वालहॉल के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए हैं। कोई नहीं जानता कि प्राचीन काल से विरासत इंतजार कर रही है या एक अप्रत्याशित खतरा, और न ही तुम निश्चित हो सकते हो कि इसके पार क्या है। शायद एक आंख वाले भगवान द्वारा तैयार एक परीक्षा इंतजार कर रही है। क्या तुम वालहॉल में प्रवेश करना चाहते हो? एक बार जब तुम प्रवेश करते हो, तुम वापस नहीं हट सकोगे जब तक कि तुम वालहॉल के मालिक नहीं बन जाते। सबसे खराब स्थिति में तुम एक मृत आदमी बन सकते हो जो खाली किले को अकेले की रक्षा करेगा। क्या तुम अभी भी वालहॉल में प्रवेश करना चाहते हो? रुद्र, जो वशीभूत होकर दरवाजों से गुजरने वाला था, ने संदेश देखा और तुरंत एक कदम पीछे हट गया। क्या तुम वालहॉल में प्रवेश करना चाहते हो? संदेश ने फिर से प्रश्न पूछा, जैसे उसे उकसाया जा रहा हो, लेकिन उसने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। अतीत में किले पर एक आंख वाले भगवान ने शासन किया था, जिसे 10 प्राचीन भगवानों के अंडरवर्ल्ड पर शासन करने के दिनों में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। रुद्र को अपनी शक्ति में कोई शक नहीं था, लेकिन फिर भी वह कोई अति निर्णय नहीं कर सकता था। वापस सोचते हुए उसे गुंगनीर प्राप्त करने के लिए अविश्वसनीय मात्रा में प्रयास करना पड़ा था। मिस्टिकल स्पीयर के अंदर दबी हुई यादों और नफरत का सामना करने के बाद वह बिल्कुल अच्छी तरह जानता था कि एक शक्तिशाली प्राचीन विरासत को प्राप्त करने का क्या मूल्य था। इसके अलावा दूसरा पुनर्स्थापन अभी अभी हुआ था। करने के लिए बहुत सारा काम था। एक आंख वाले भगवान की परीक्षा को इतनी जल्दबाजी और लापरवाही से स्वीकार करना बहुत जोखिम भरा था। लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं था जिसकी वजह से वह निर्णय नहीं कर पा रहा था। वालहॉल के भव्य स्वरूप के पीछे, स्वर्ण प्रकाश में चमकते शानदार किले के पीछे एक कुछ अशुभ ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक सांप छायाओं में से फुसफुसा रहा हो, चमकते सोने और चांदी के ढेर के नीचे एक खजाने में। उसे वालहॉल को थोड़ी उदासी के साथ देखते हुए पीछे हटना पड़ा, कहते हुए, इसे अभी के लिए रोक देते हैं। वालहॉल तुम्हारा अनंत काल तक इंतजार करेगा, जब तक कि तुम और एक आंख वाले भगवान एक ही नाम साझा करते हो और तुम्हारे हाथ में चाबी हो। जैसे ही संदेश खत्म हुआ, ऊंची मीनार और किले की दीवारें जमीन में वापस धंस गईं और किले की स्वर्ण चमक गायब हो गई, पीछे केवल किले का दरवाजा छोड़ दिया। मास्टर, आप उन दरवाजों से क्यों नहीं गए? एंजेला ने पूछा। एक आंख वाले भगवान बिल्कुल इतना सरल अस्तित्व नहीं था। वह एक कमीना था जो कभी मुफ्त में कुछ नहीं देता, रुद्र ने शिकायत की। वालहॉल के प्रवेश द्वार को कुछ देर तक देखने के बाद वह पलटा, कोई अफसोस नहीं छोड़ा। तारांकन तारांकन तारांकन। सौभाग्य से ग्रैंड लेबिंथ को नुकसान महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि बाहरी इलाकों को छोड़ना पड़ा, केंद्रीय क्षेत्र किसी भी नुकसान से बचा रहा। इसके अलावा ग्रैंड लेबिंथ के निवासियों को न्यूनतम नुकसान हुआ था। कुछ धीमी गति वाले प्राणी थे जो खाली करने के दौरान जमने से पकड़े गए थे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ये सब ग्रैंड लेबिंथ के निवासियों को दिए गए नए फ्रॉस्ट उपाधि के कारण था।
ब्रर, सब तो हमें इस तरह कितना समय सहना होगा। हालांकि सभी प्राणियों को वह उपाधि नहीं दिया गया था। ऐसा उथर के साथ था, जो अपने शरीर पर स्लाइम जमने लगने पर कुछ गर्माहट बचाने की कोशिश में मरोड़ रहा था। मेलेक्स और विभिन्न जातियों के राजा भी उसी स्थिति में थे। सबसे ज्यादा 4 दिन, रुद्र ने कहा। इस बीच उथर उछला और उसका शरीर स्लिशी की तरह घूमा। रुद्र ने आगे कहा, ड्रैगन नाइट्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम अवधि को कम करने में सक्षम होंगे। तब तक टिकने की पूरी कोशिश करो। वास्तव में कई गार्डियन ड्रैगन्स अपनी आग की शक्तियों का उपयोग करके जमी हुई गलियारे को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। ऐसा संभव नहीं था कि जमी हुई ठोस बर्फ की दीवारें आसानी से पिघलेंगी, लेकिन फिर भी कुछ निश्चित प्रभाव था। उथर, जिसे फ्रॉस्ट का उपाधि नहीं मिला था, और विभिन्न जातियों के अन्य राजाओं ने गंभीरता से एक दूसरे को देखा। रुद्र ने उन जातियों की पीड़ा की पुष्टि करने के बाद मोरिगन और हेमदाल को खोजने चले गए। उसने पूछा, क्या तुम्हें वालहॉल के बारे में कुछ पता है? एक बार एक आंख वाले भगवान के अपने मास्टर के रूप में सेवा करने वाले प्राचीन हीरो ग्रेट समन को अचानक प्रकट हुए किले के बारे में कुछ जानना होगा। वालहॉल अंडरवर्ल्ड में सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक था। अगर भगवान वालहॉल के अंदर रहते तो मैं आपको आश्वस्त कराती हूँ कि उसे उस उपद्रवी और दुष्ट अभिजात वर्गों द्वारा कभी नीचा नहीं दिखाया जाता, मोरिगन ने जवाब दिया। काफी अद्भुत लगता है, रुद्र ने कहा। हर दीवार और मीनार पर सभी तरह के शक्तिशाली हथियार लगे हैं, और किले की रक्षा के लिए अगणित युद्ध से लड़ चुके योद्धा थे, तो कोई कैसे उनके गढ़ पर निशाना साध सकता था? मोरिगन ने आगे कहा। रुद्र उसकी धुंधली आंखों में गर्व देख सकता था, जैसे वह अपने दूर के अतीत को देख रही हो। हेमदाल ने कहा, अगर मेरे राजा सच्चे भगवान बनना चाहते हैं, तो आपको वालहॉल के सबसे ऊंचे बिंदु की तलाश करनी होगी। वहां क्या है? रुद्र ने उत्सुकता से सिर झुकाया। हलिदस्कजाल्फ, हेमदाल ने जवाब दिया। हलिदस्कजाल्फ, रुद्र ने पूछा। ये वोटन ने बैठा शक्ति का सिंहासन है, जिससे उसने अपने चारों ओर की दुनिया को देखा। उसने एक बार कहा था कि केवल इस शक्ति के सिंहासन के कारण ही वह एक आंख के होते हुए भी दूसरों से ज्यादा देख सकता था, हेमदाल ने समझाया। इसकी उपयोगिता तुरंत रुद्र को समझ में नहीं आई, लेकिन डॉन रूस्टर ने कहा था कि एक आंख वाले भगवान ने अपने सिंहासन से बहुत कुछ हासिल किया था, और किसी और चीज से पहले रुद्र को इसे प्राप्त करना चाहिए। ये स्पष्ट था कि यह एक असाधारण क्षमताओं वाली वस्तु थी। हलिदस्कजाल्फ अपने आप में प्रभावशाली है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभावशाली कुछ है, मोरिगन ने भी बातचीत में जोड़ा। उसने पूछा, क्या तुमने कभी वालहॉल की मीनार देखी है? रुद्र ने सिर हिलाया। मोरिगन ने काफी उत्साहित लहजे में समझाया, उसके अंदर मजोलनिर है। एक बार जब ये प्रकट होता है, तो चाहे दुश्मन कितना भी दूर क्यों न हो, वे कभी आराम नहीं कर सकते। सबसे मजबूत इस्पात दिग्गर भी उस हथियार को देखकर पीछे हट जाते। ये तो होना ही था कि युद्ध के दीवाने मोरिगन ऐसी कुछ जानती, युद्ध की वार्डन से अलग डॉन रूस्टर के विपरीत। मुझे उम्मीद है कि वे 2 अवशेष अभी भी बचे हैं, रुद्र ने कहा। मुझे अन्य अवशेषों के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं निश्चित हूं कि हलिदस्कजाल्फ और मजोलनिर वालहॉल में रहते हैं। वे कोई सामान्य अवशेष नहीं है जो समय के साथ टूट जाएं, मोरिगन ने जोर दिया। उम्मीद है ऐसा ही हो, रुद्र ने जवाब दिया। वह अंत में अनगिनत कहानियां सुनने पर मजबूर हुआ, लेकिन उसे वह जानकारी अभी तक नहीं मिली जो वह ढूंढ रहा था। उसे एक शक्तिशाली विरासत के सामने वापस मुड़ना पड़ा, ये सोचकर कि मोरिगन और अन्य प्राचीन समन ठीक से जानते होंगे कि वालहॉल किस तरह के जाल और खतरे छिपाए हुए थे। उस प्रश्न के जवाब में मोरिगन और हेमदाल ने एक दूसरे को देखा और फिर शायद कुछ याद करते हुए बोलने लगे। इस बीच अन्य समन गार्डियन ड्रैगन्स की देखभाल करने में व्यस्त थे, जो बर्फ की दीवारों पर लगातार आग उगल रहे थे। उनके मुंह से निकली आग ने जमी हुए ग्रैंड लेबिंथ के विसर्जन को तेज किया। आखिरकार वे प्रवेश द्वार तक की गलियारे को तोड़ने में सक्षम हो गए। गार्डियन ड्रैगन्स और अन्य समन, जिन्हें अपनी सीमा तक धकेला गया था, थकान से गिर गए। उनके प्रयासों के कारण, हालांकि, ग्रैंड लेबिंथ, जो अलग पड़ा हुआ था, आखिरकार अपने दरवाजे खोलने में सक्षम हुआ। बाहर की स्थिति की जांच करो और मुझे रिपोर्ट दो। इसका इंतजार करते हुए रुद्र ने बिना कोई समय बर्बाद किए अपने रेंजर्स को भेज दिया। अंध वफादारी वाले अंडरएल्व्स, जो अपने मास्टर के आदेश पर नरक की आग में भी खुद को फेंक देंगे, दूसरे पुनर्स्थापन के बाद अंडरवर्ल्ड के नए अज्ञात में तुरंत बाहर जाने में नहीं हिचकिचे। उन्होंने अपनी गति बढ़ाई अंडरवर्ल्ड में फैलकर स्थिति का जायजा लेने के लिए। जैसे जैसे समय बीता, लेबिंथ से बाहर गए रेंजर्स एक एक करके अपनी जानकारी देने लगे। उनके प्रयासों के कारण रुद्र समझ सका कि दूसरे पुनर्स्थापन का पैमाना उसकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा बड़ा था। और तुम्हें एक भी लेबिंथ नहीं मिला? रुद्र ने पूछा। हमने हर जगह अपने मशालों से खोजबीन की और अपनी आंखें लगाकर रखी, लेकिन हमें किसी लेबिंथ का नामो निशान तक नहीं मिला। कहीं एक सही सलामत लेबिंथ तो बिल्कुल नहीं, रिक्शाशा ने रिपोर्ट दिया। रुद्र ने भारी से मुंह बिगाड़ा और पूछा, क्या सब कुछ सच में नष्ट हो गया? पीछे सोचने पर उस पैमाने के भूकंप से एक साधारण लेबिंथ का पूरी तरह से तबाह हो जाना आश्चर्यजनक नहीं होगा। फिर भी
कहीं न कहीं एक लेबिंथ बचा होगा, इसलिए सुनिश्चित करो कि उसे ढूंढो, उसने आगे कहा। जैसा मास्टर चाहें, रिक्शाशा ने जवाब दिया। जबकि अंडर एल्फ्स उत्साहपूर्वक अपनी खोज जारी रखे, रुद्र लेबिंथ के बाहरी इलाके में एक छायादार कोने में बैठा वालहॉल के प्रवेश द्वार पर नजर रख रहा था। मास्टर, क्या इस हद तक जाने का कोई कारण है? अगर आप सीमाओं को लेकर चिंतित हैं तो नागा और रेंजर्स काफी हैं, एंजेला ने कहा। एंजेला के शब्दों के बावजूद रुद्र अपनी जगह पर दृढ़ता से बना रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दृढ़ विश्वास था कि कोई इस जगह पर आएगा। जल्दी ही एंजेला को पता चला कि वह किसका इंतजार कर रहा था। तो आ गए, जैसा अपेक्षित था, रुद्र ने कहा। एक छोटी सी छाया जो चुपचाप आए और धीरे धीरे वालहॉल के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ी, रुद्र की आवाज से चौंक गई और पीछे हट गई। मालिक, मैं सोच रहा था, बस शायद, लेकिन तुम सच में आ गए, रुद्र ने कहा। वालहॉल को अनचाहे छोड़ने का एक कारण यह भी था कि उसने इसे अपने चालाक शिकार को पकड़ने के लिए चारा के रूप में इस्तेमाल किया था। मैं तुमसे भी मिलना चाहता था, इसलिए यह बहुत अच्छा है कि तुम सही समय पर आए हो, उसने कम आवाज में कहा। मिमिर का चेहरा घबराया हुआ था जैसे ही रुद्र ने आगे कहा, बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? नहीं, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मिमिर की आंखें जल्दी से घबराहट में चारों ओर भागीं। इसमें कोई शक नहीं था कि वह बाहर निकलने का बहाना सोच रहा था। मुझे एक चेतावनी देने दो। मिमिर को संदेहास्पद व्यवहार करते देखकर रुद्र ने धीरे से कहा, तुम्हें बेहतर नहीं होना चाहिए कि इससे बचने की कोशिश करो। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें डरावने ढंग से चमक रही थीं।